हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया जीके। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं करंट अफेयर्स सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के। हम लोग वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन कि कितने करंट अफेयर्स या कितने नंबर ऑफ करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते आए हैं। तो 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक तकरीबन तकरीबन 60 न्यूज आइटम्स हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। ये लेसन प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं, आयुष सांघी। तो ये जितना भी कंटेंट आपके पास आ रहा है ये कॉपीराइटेड है अंडर ऑल इंडिया जीके। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अंडर दिस प्लेटफॉर्म। जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाइक का बटन है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें जिससे कि हम लोग आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आ सके। ये जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इन करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज हमने अपनी वेबसाइट ऑल इंडिया जीके पे अपलोड कर दिए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एक तरीके से रीले या एक रिवीजन हो जाएगा अंदर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने से। तो आइए देखते हैं ये वीडियो किस किस एग्जाम एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है। दिस इज यूजफुल फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के बैंक एग्जाम की, चाहे वो आईबीपीएस हो, किसी भी बैंक का पीओ हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, तो इन सारे बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस वगैरह वगैरह, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी के भिन्न प्रकार के अलग अलग एग्जाम्स, उन सब के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखें आप, ये सारे के सारे वीडियोस, ये जितने भी वीडियोस हम आप तक ला रहे हैं, ये सारे इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन न्यूज आइटम का सोर्स हमारे डेली न्यूज़पेपर्स से है, प्राइमरीली हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ पीआईबी और सरकारी वेबसाइट से। तो इन सारे के सारे करंट अफेयर्स को हमने कई सेक्शंस में या कई भागों में बांटा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। इसके ये सारे डायमेंशंस हम इंक्लूड करते हैं एक एक वीडियो के अंदर। तो पहला डायमेंशन है नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज को किस किस तरीके से नेशनली इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एमओयू कौन कौन से हुए हैं, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स किन किन इंपॉर्टेंट लोगों की हुई है, ये एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और ऑबिचुअरीज, किन किन लोगों का देहांत हुआ है और किन किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा था। तो इन सारी ही चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं सेकेंड वीक करंट अफेयर्स रेंजिंग फ्रॉम 6 दिसंबर टू 10 दिसंबर। हम शुरू करेंगे नेशनल न्यूज से। तो पहली नेशनल न्यूज है कि अमेजॉन का लॉन्च पैड हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें, नाम है लॉन्च पैड, इसको लॉन्च किया गया है अमेजॉन द्वारा। तो अमेजॉन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और एक ग्लोबल स्टार्टअप है। इन्होंने लॉन्च पैड को इंडिया में लॉन्च करा है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें तकरीबन 400 प्रोडक्ट्स और उससे भी ज्यादा अलग अलग स्टार्टअप से इंक्लूडिंग 25 इंडियन स्टार्टअप्स बेचे जाते हैं। तो लॉन्चपैड एक ऐसा वन स्टॉप शॉप है, इसे आप एक वन स्टॉप शॉप बोल सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्टार्टअप्स में जो कुछ बिकता है उसके लिए ये एक वन स्टॉप शॉप बनाया गया है। सो इट इज अ डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप्स टू शोकेस यूनिक प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स, इकलौते प्रोडक्ट्स, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स वर्ल्ड ओवर। तो इस चीज को, लॉन्चपैड को स्टार्ट किया था अमेजॉन ने अलग अलग रीजन्स में सन 2015 में। इंडिया में इसको अभी लॉन्च किया गया है। तो ये एक एक्सक्लूसिव कॉर्नर है क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट्स बेचता है और वो भी उन प्रोडक्ट्स को जो इंडियन स्टार्टअप्स ने बनाए हैं। तो कंज्यूमर को अगर एक्सेस करना है इंडियन स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स तो वो इसके थ्रू कर पाएगा। तो लॉन्चपैड विल हेल्प स्टार्टअप्स टू लॉन्च, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स टू अमेजॉन कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड वाया अ डेडिकेटेड स्टोर। तो एक डेडिकेटेड स्टोर की तरह एक्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाएगा, आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो इंडियन स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स आप लोग लॉन्चपैड से खरीद सकते हैं। अगली न्यूज है महापरिनिर्वाण दिवस। ये एक इंपॉर्टेंट दिवस है, एक इंपॉर्टेंट डे है जो 6 दिसंबर वाले दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिवस का नाम ऐसा इसलिए पड़ा था क्योंकि इस दिन डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के फाउंडिंग फादर या उसके फाउंडर माने जाते हैं, उनका देहांत हुआ था 6 दिसंबर सन 1956 में। तब से ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उनको, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ये एक ज्यूरिस्ट थे, लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, दलित के राइट्स के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए और लेबरर्स के राइट के लिए फाइट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इनको आप ध्यान रखें, महापरिनिर्वाण दिवस।
14 अप्रैल को वाटर डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी हुई है 14 अप्रैल को, और इस दिन को वाटर डे के नाम से हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस 14 अप्रैल वाला दिन हम दिसंबर में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस दिन को यूनियन मिनिस्टर फॉर पानी, वाटर रिसोर्सेस, जो कि श्री उमा भारती जी हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था, जहां उन्होंने नेशनल सेमिनार में ये चीज बोली थी कि डॉक्टर अंबेडकर वाटर रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट्स का आइडिया दिया था। हेंस उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग वाटर डे के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का दिखाया हुआ रास्ता पानी के रिसोर्सेज से रिलेटेड, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, और इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्रोथ में, उससे रिलेटेड हम इस दिन को वाटर डे के तहत ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन वाटर डे है, जिस दिन उनका देहांत हुआ था उसको महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री जुआल ओरम द्वारा। तो जुआल ओरम ने इस ऐप के थ्रू ये चीज डिसाइड करी है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे प्रमोट करा जाए। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है एक एक बच्चे की ग्रोथ में। तो जब बच्चा पैदा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन और मानसिक डेवलपमेंट एक अच्छी दिशा में चले। तो स्तनपान सुरक्षा एक वन ऑफ इट्स काइंड ऐप है डेवलप्ड फॉर प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो इसका बेसिक एम है कि ये गैदर करे इंक्रीमेंटल एविडेंस को टू रिपोर्ट ऑन प्रमोशन ऑफ बेबी फूड्स फॉर रिमोट लोकेशन। तो इस ऐप का बेसिक लॉजिक ये है कि जो भी बच्चों को खाने के लिए फूड आइटम्स प्रोवाइड करे जाते हैं, वो फूड आइटम्स इनअप्रोप्रिएट ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस पर्टिकुलर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको उसी को प्रमोट करना पड़ेगा, ना कि अलग अलग फूड आइटम्स को। तो जितने भी बिजनेसेस अपने फूड आइटम्स बेचना चाहते हैं छोटे छोटे गांव में, जहां तक ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पहुंच पाती है, वहां पे या उन जगहों के लिए स्तनपान सुरक्षा ऐप को प्रोवाइड किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी बीपीएनआई के द्वारा। इसको आप ध्यान रखें, बीपीएनआई ने डेवलप करा है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च करा है। ऐप का नाम है स्तनपान सुरक्षा ऐप, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करती है और फूड आइटम्स की सेल को ट्रैक रखती है, उसको स्टॉप करती है। अगला करंट अफेयर्स, अगला नेशनल इशू है कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के नए कौन होंगे। तो पनीर सेल्वम यहाँ पे तमिलनाडु के नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं श्री जयललिता जी की देहांत के बाद। तो आफ्टर द डिमाइज ऑफ एआईए डीएमके सुप्रीमो एंड तमिलनाडु सीएम जयललिता, श्री जयललिता जी एआईए डीएमके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हेड थी और तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी। उनके जो लॉयलिस्ट हैं ओताकारा पनीर सेल्वम, आई रिपीट ओताकारा पनीर सेल्वम, इस नाम को आप ध्यान रखें, इनको सीएम स्वेरन किया गया है। इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था म्यूनिसिपैलिटी से सन 1996 में 2001 तक चला था। उसके बाद वो श्री जयललिता के साथ इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और अब ये तमिलनाडु के 19वें चीफ मिनिस्टर, 19th चीफ मिनिस्टर यूनानिमसली इलेक्ट किए गए हैं। तो उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी के तहत चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कोंकण 16, कोंकण 16। कोंकण 16 नाम से ही पता लगता है कि ये कोई एक नेवी की एक्सरसाइज है, क्योंकि कोंकण के बारे में बोला गया है। अगर आपको नेवी ना समझ में आए तो मतलब ये किसी एक आर्म्ड फोर्स की एक्सरसाइज है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफी आते हैं। तो ये कोंकण 16 एक इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जिसको बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इंडिया ऐसे कई मैरिटाइम एक्सरसाइजेस करवाती है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। तो ये कोंकण 16 का 2016 एडिशन है, जो कि एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो कि दो कंट्रीज के बीच में होती है। बायलैटरल का मतलब है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस। किस किस कंट्री के बीच में होती है, ध्यान रखा जाए इसे, ये होती है इंडिया और यूके के बीच में। सो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूके, इन दोनों के बीच में इस एक्सरसाइज को करा जाता है। इस एक्सरसाइज में मैरिटाइम बेसिस पे जितने भी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उन सबको डिस्कस करा जाता है। तो ये होल्ड हो रही है मुंबई और गोवा में, इस वक्त बॉम्बे और गोवा में होल्ड हो रही है। इस कोंकण एक्सरसाइज को सन 2004 में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि किन किन कंट्रीज के बीच में होती है, कहां पे इस साल हुई और इस 16 एडिशन को कहा क्या जाता है। तो यहां पे दोनों कंट्रीज की नेवीज को आप एक तरह से अपडेट करते हो
कि क्या क्या नेवी में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, किस तरीके से फाइटिंग करी जाती है, उसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहती है, इन सब चीज़ के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स नेशनल इशू है, इसको आप ध्यान रखें। कोनकन 16। अगला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पार्थ चैटर्जी पैनल। तो पार्थ चैटर्जी के अंडर एक पैनल अपॉइंट किया गया है, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने अनाउंस करा है कि वो स्टेट एक स्पेशल पैनल बनाएगा टू स्टॉप चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है अलग अलग प्रकारों के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पार्थ चैटर्जी को अपॉइंट किया गया है कि वो स्टडी करें कि इस चीज को कैसा रोका जाए। तो इस कमेटी को चेयर किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्थ चैटर्जी ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को स्टॉप करा जाएगा। आप इस चीज को स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, वो आर्टिकल 22 आर्टिकल 23 के तहत चाइल्ड लेबर को रोकता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स के तहत ये इंसानियत है कि आप इस ट्रैफिक को या इस प्रैक्टिस को रोकें। तो ये अपने रिकमेंडेशंस के साथ आएंगे कि इस चीज को कैसे रोका जाए। अगला करंट अफेयर्स है वाईफेक्स 2016। वाईफेक्स का फुल फॉर्म है विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट, WI फॉर विंटर, F फॉर फॉग, X फॉर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है, यानी कि विंटर फॉग को फोरकास्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द विंटर फॉग को अगर फोरकास्ट करना है तो ये इस चीज में इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, हेल्प करेगा। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनॉग्रेटेड द विंटर फॉग कैंपेन एट न्यू दिल्ली। इस कैंपेन को कंडक्ट किया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्योंकि मैक्सिमम फॉग का इंपैक्ट फ्लाइट्स पे पड़ता है। तो गोल क्या है विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट का? टू डेवलप मेथड्स फॉर फोरकास्टिंग विंटर फॉग ऑन वेरियस टेम्पोरल एंड स्पेशल स्केल्स। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अलग अलग स्पेसेस में आपको फॉग को स्टडी करना है और उसके तहत एक विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा। तो विंटर फॉग का मैक्सिमम इंपैक्ट किस पे पड़ता है? एविएशन इंडस्ट्री पे, एयरलाइन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रेन्स लेट हो जाती हैं, मैक्सिमम ट्रक्स ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ता है, एक्सीडेंट्स काफी हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से जब ट्रांसपोर्टेशन स्लो होती है, एविएशन स्लो रहती है, काम कम होता है, तो इकोनॉमी में रिडक्शन आता है। तो ये सारी चीजें वाईफेक्स 2016 में देखी जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के सीएम कैंडिडेट रह चुके हैं जब 2013 में दिल्ली इलेक्शंस किए गए थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आप ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के हेड यहां से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। एपी पर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है श्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इनमें एपी पर्स मोबाइल ऐप में 13 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस, 10 मोबाइल वॉलेट ऑप्शंस स्टोर होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटी करेंसी की पेमेंट, उसकी जब शॉर्टेज रहती है, वो ओवरकम करता है एपी पर्स मोबाइल ऐप। तो जितनी स्मॉल करेंसी की पेमेंट्स होंगी वो सारी आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो क्या क्या रहती है? अगर आपको किसी तरह का छोटा बिल पे करना है या छोटे डिनोमिनेशन में बिल पे करना है, वो आप इस ऐप के द्वारा कर सकते हो। तो इस ऐप के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट हो सकती है और बिल पेमेंट हो सकती है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस करा है कैशलेस ट्रांजैक्शंस अपने राशन की दुकानों पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे। तो ये एक पूरा का पूरा मूव है जो कि डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि एपी गवर्नमेंट ने इस चीज को रीजनल बेसिस पे यानी कि अपने स्टेट के बेसिस पे लॉन्च किया है। तो रिमेंबर, एपी एज अ स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन पर्स मोबाइल ऐप। अगला नेशनल इशू है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सार्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और सार्क ने, दो बॉडीज, सार्क की एक बॉडी ने, दोनों ने मिलके इंक्लूसिव इलेक्शंस का प्लान बनाया है। तो विद द एम ऑफ कंडक्टिंग फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां पे आपको फ्री, फेयर, पीसफुल तो करना है, साथ ही साथ इंक्लूसिव इलेक्शंस भी करने हैं कंट्री में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि नोडल एजेंसी है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, EMBs, सार्क कंट्रीज की, अलग अलग सार्क कंट्रीज ने साथ में आके इस चीज को सपोर्ट करा है, इस चीज को सराहा है। तो ऑफिशियल्स ऑफ सार्क कंट्रीज आर इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग एट द इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIIDEM। इसका नाम ध्यान रखें आप, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरीके से करवाए जाते हैं, इलेक्शन सब लोगों को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो इस पर्टिकुलर मिशन को स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको MCQs टाइप में आ सकते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव
हैव कोलैबोरेटेड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर दिस एक्सरसाइज। तो इसमें आपको सार्क कंट्रीज का नाम ध्यान रहना चाहिए। IIIDEM क्या चीज है? ये एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर है जहां पे सिखाया जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट डेमोक्रेसी के अंदर। तो इलेक्शन मैनेजमेंट को सीखना, उस पर रिसर्च करना, उसके लिए ट्रेन होना, और ये सारे के सारे काम इलेक्शन मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। तो दिस इंस्टीट्यूट इज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल हब फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन मैनेजमेंट। तो आप इसे ध्यान रखें, इसका नाम है IIIDEM, और यहाँ पे ट्रेन किया जाता है जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहते हैं, ट्रेन होना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल इशू है, एग्जाम्स में आ सकता है। ये नेशनल इशू है 45th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ये एक पुलिस की एक्सरसाइज है जो कि इंडियन पुलिस पर्सन्स को अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वाकिफ करता है। तो पुलिस एक्सरसाइज इस साल केरला पुलिस के साथ जॉइंट बेसिस पे करी जा रही है, जिसको कोवलम में, थिरुवनंतपुरम में करा जाएगा। इसका नाम है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। तो उसमें किन किन चीजों से वाकिफ करा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग पुलिस फोर्सेस को, सोशल साइंटिस्ट को, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को, और भी लोग जो कि इन चीज़ों से एसोसिएटेड है, इनको इन सारी की सारी थीम्स ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट, अलग अलग थीम्स जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, इस टॉपिक के इंटरेस्ट पे है, उस पे इंडियन पुलिस को वाकिफ करेगा, उनको ट्रेन करेगा। तो अगर कोई नई चीज का नया डेवलपमेंट है तो वो चीज इंडियन पुलिस को इस कांग्रेस के थ्रू पता चलती है, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ध्यान रखें, 45वीं पुलिस साइंस कांग्रेस है जो कि केरला पुलिस के साथ करी जा रही है। हिंदी 10वीं सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। तो ये किसने बोला है? ये कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज को 10वीं सबसे पावरफुल लैंग्वेज प्लैनेट पे वोट किया है, इसको अपग्रेड करा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हिंदी लैंग्वेज को 10th लैंग्वेज माना गया है टॉप 10 पावरफुल लैंग्वेजेस में से, लेकिन इसको कहने वाले लोग या इसको फीचर करने वाले लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आते हैं। इस लिस्ट में फीचर करे जाते हैं इंग्लिश, जो कि मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, फॉलोड बाय मैंडरिन। मैंडरिन फॉलो होती है चाइना में। बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, सीखना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, लिखना और ज्यादा मुश्किल है। इंग्लिश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा हमारी ही कंट्री में घसी जाती है इंग्लिश। मैंडरिन काफी मुश्किल लैंग्वेज है। इसी लिस्ट में 10वें नंबर पे हिंदी लैंग्वेज को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेड ऑफिस कोलोग्नी जिनीवा के पास स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, कोलोग्नी जिनीवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी आपको काफी रहेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनीवा आ सकता है। ये काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज आ सकती है कि हिंदी को किस बेसिस पे चूज करा गया है। तो इस इंडेक्स अप्लाइड फॉर द कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस यानी कि मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोग किस चीज को मानते हैं, इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि किसके कितने भाषाओं में, कितने राष्ट्रों में यह भाषा बोली जाती है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहता है, और इसके थ्रू डिप्लोमेसी कैसे करी जाती है। तो इन इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हिंदी को चूज करा गया है एज द 10th मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। इंदिरा नेवी 2016। तो इंदिरा भी एक बायलैटरल तो इंदिरा भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि दो कंट्रीज के बीच करी जाती है, जैसा हमने पीछे नेवी के केस में समझा था। इंदिरा इज अ जॉइंट बाय एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट करी जाती है। रशियन इंदिरा इंदिरा इन रशियन इंडियन इंदिरा नेवी 2016 नेवल एक्सरसाइज को होल्ड करा जाएगा 14 से 21 दिसंबर, जो कि अभी चल रहा है। इस एक्सरसाइज को होल्ड करा जाएगा विशाखापट्टनम में और बे ऑफ बंगाल में। विशाखापट्टनम के बे ऑफ बंगाल एरिया में यहाँ पे 5 काम होते हैं। यहाँ पे इट इंक्लूड्स लाइव फायरिंग ड्रिल्स, एयर डिफेंस की सर्विसेज और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस करी जाती है। तो मेनली मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो कि नेवी से एसोसिएटेड है, जहाँ पे सबमरीन ऑपरेशंस आप लोग जानते हैं सबमरीन पानी में चलती है। एयर डिफेंस को किस तरीके से करा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को किस तरीके से पानी में रखा जाता है, और फायरिंग ड्रिल्स को कैसे कैरी ऑन करा जाता है। तो पहली रशियन इंडियन नेवल एक्सरसाइज को इसी तरीके से करा गया था सन 2003 में। उसके बाद अब 2016 चल रहा है। इस इंडियन नेवल एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। इसे कंडक्ट करा जाता है इंडिया और रशिया के बीच। तो ये ध्यान रखें आप कि विशाखापट्टनम में इस साल करी जाएगी बे ऑफ बंगाल में। 5th इंडियन अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस, 5वीं इंडियन अरब पार्टनरशिप की कॉन्फ्रेंस है। ये होगी मस्कट में, ओमान के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है ओमान फॉरेन मिनिस्ट्री, अरब लीग सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने। तो इसका थीम जो है वो ये है, पार्टनरशिप टुवर्ड्स इनोवेशन, यानी कि आप कोई नई चीज बनाए,
एंड कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मेजरली किसी इनोवेशन के ऊपर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्थित है। यहाँ पे आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। तो उसका नाम या थीम ध्यान रखें, यहाँ पार्टनरशिप टुवर्ड्स इनोवेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन करता है? इंडिया और अरब के बीच में होती है। इस साल पांचवी करी जा रही है, मस्कट में होल्ड होगी। तो इन चीजों को आप अपने एग्जाम के लिए याद रखें। वेटरन्स आउटरीच ऐप। वेटरन्स का मतलब है जो लोग आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स रह चुके हैं या रिटायर्ड रह चुके हैं। तो आर्मी के वेटरन्स, उनके लिए एक इंटरैक्टिव ऐप बनाई गई है जिससे कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन आसानी से किया जा सके। गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, उसका नाम है वेटरन्स आउटरीच ऐप, कि वेटरन्स तक आप पहुंच सको, वेटरन्स तक आपकी आवाज पहुंच सके, वेटरन्स आप तक पहुंच सके। कौन कौन से वेटरन्स की बात हो रही है? आर्मी के वेटरन्स की, वीर नारीज की, उन और वीर महिलाओं की, वीर नारियों की, वीर महिलाओं की, उनके एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। देखते हैं क्या। द ऐप वॉज प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स DIAV, which functions under the Adjutant General branch and runs a web portal specifically meant for veterans and Veer Naris called Indian Army Veterans Portal। तो इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल रन करता है। इसकी वेबसाइट है indianarmyveterans.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आप लॉग करके देख सकते हैं कि वेटरन्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, किस किस तरीके से इंटरेक्शन करा जाता है। वेटरन्स आउटरीच ऐप। अगला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2016, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कंडक्ट किया जाता है। इसको IISF 2016 बोला जाता है। दिस इज अ साइंस फेस्टिवल। इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ था और ये फेस्टिवल चला था 4 से 8 दिसंबर के बीच। ये सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है साइंस के क्षेत्र में इस कंट्री में, विद इट्स फोकस ऑन साइंस फॉर द मासेस। साइंस फॉर द मासेस का मतलब ये है कि मासेस के लिए क्या क्या साइंटिफिक टेक्निक्स एप्लीकेबल है, उसके लिए इसको फेस्टिवल को करा जाता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एज अ मेजर साइंस इवेंट, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करा गया था 2015 में। उस साल बहुत कामयाब रहा और इसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम पन्नों में स्थापित करा। फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ लार्जेस्ट प्रैक्टिकल साइंस लेसन बाय 2000 स्कूल स्टूडेंट्स, 2000 स्कूल के बच्चों ने लार्जेस्ट प्रैक्टिकल साइंस लेसन को सीखा था, कंडक्ट करा था। IISF का जो मेन एम है, विजन है, उसको आप ध्यान रखें। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिफिक टेम्पर किस तरीके से बच्चों के बीच बढ़े, उनका एप्टीट्यूड बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, उनका लिटरेसी लेवल बढ़े। तो इट एम्स टू एनकरेज एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, कि साइंस में या साइंटिफिक बेसिस पे उनका दिमाग चले, एंड एटीट्यूड, प्रमोट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज अमंग यंग माइंड्स, इंक्लूडिंग शो केसिंग ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स, अलग अलग डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, जो इंडिया में या वर्ल्ड ओवर होते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक इन्वॉल्विंग ऑल आर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजें IISF के थ्रू यंग गन्स को या स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, जिस वजह से IISF को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इसको आप ध्यान रखें। लास्ट ईयर इसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। अगला करंट अफेयर्स है सामता एक्सप्रेस रीनेम्ड एज वाइजैक स्टील सामता एक्सप्रेस। तो सामता एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम था, इसको विशाखापट्टनम निजामुद्दीन सामता एक्सप्रेस रीनेम किया गया है, वाइजैक स्टील सामता एक्सप्रेस। तो वाइजैक, वाइजैक स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL हैज चोजन सामता एक्सप्रेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड वाइजैक स्टील। तो जो वाइजैक स्टील के नाम से बेचता है वो सामता एक्सप्रेस के थ्रू बेचेगा, तो उसका नाम ही ट्रेन का वाइजैक स्टील सामता एक्सप्रेस कर दिया गया है। वाइजैक स्टील एक ऐसा ब्रांड है जो कि RINL ने ओन करा हुआ है, और RINL को ओन करता है स्टेट, यानी कि वही स्टेट उसे ओन करता है। इसकी एनुअल कैपेसिटी तकरीबन 6.3 मिलियन टन है। इस ट्रेन को निजामुद्दीन स्टेशन से रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु ने फ्लैग ऑफ करा था। इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो आप ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिस्टर सुरेश प्रभु, इनका नाम पिछले दिनों बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था यूपी के अंदर। इसको निजामुद्दीन स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया गया है। वाइजैक स्टील के बेसिस पे ट्रेन का नाम रखा गया है। ट्रेन का नाम है सामता एक्सप्रेस। आइए अपने इंटरनेशनल सेगमेंट पे आते हैं। देखिए इंटरनेशनली कौन कौन सी न्यूज रेलेवेंट रही है। मर्कोसूर सस्पेंडेड वेनेजुएला। मर्कोसूर एक ट्रेड ग्रुप है जिसने वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया है अपने ग्रुप से। तो मर्कोसूर के बारे में आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है ये। एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक माना जाता है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कंट्रीज। ये एक ब्लॉक ऑफ कंट्रीज है जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक माना जाता है, जिसमें कई कंट्रीज आती हैं।
साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरिनाम आर अदर एसोसिएट मेंबर्स। तो मर्कोसूर एक ट्रेड ग्रुप बनाया गया है जिसके तहत आपको ट्रेड प्रमोट करने के लिए और ट्रेड के तहत इकोनॉमिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इन कंट्रीज को रखा गया है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करे थ्रू आउट द कंट्री एंड द फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, ताकि गुड्स अच्छे से मूव कर सके, आराम से मूव कर सके, लोग मूव कर सके और करेंसी को एक्सेप्टेबल बनाया जाए। इस ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था सन 1991 में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है मोंटेविडियो में। इस जगह का नाम आप ध्यान रखें और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जहां पे ये लोकेट करा गया है, स्थिर करा गया है, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड गुआरानी। तो न्यूज ये है कि मर्कोसूर ने वेनेजुएला को अपने ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन कि वेनेजुएला ने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करा। वेनेजुएला ने ग्रुप को 2012 में ज्वाइन करा था और अभी तक वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए फेल होती रही है। इट हैज फेल्ड टू मीट इकोनॉमिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन अकॉर्ड्स गवर्निंग द ग्रुप। इकोनॉमिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन अकॉर्ड्स दोनों को ही, तीनों चीजों पे ही वो खरे नहीं उतरे हैं, जिस वजह से जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है मर्कोसूर का वो अचीव नहीं होता है, जैसा कि है फ्री ट्रेड। इटली के प्रधानमंत्री मिस्टर मार्टियो रेंजी, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है क्योंकि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहा तो रेफरेंडम के तहत उनको हार ही देखने को मिली। तो उन्होंने एक हेवी डिफीट का सामना करा रेफरेंडम के तहत, जिसके तहत उनको रिजाइन करना पड़ा। तो टर्नआउट तकरीबन 70% पोलिंग हुई थी इन अ वोट दैट हैज सीन एज अ चांस टू रजिस्टर डिसकॉन्टेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहते थे। पीएम रिंजी इकलौते ऐसे प्रीमियर थे, ओनली प्रीमियर लेफ्ट इन यूरोप विद अ विजन फॉर द यूरोपियन यूनियंस फ्यूचर, जो यूरोपियन यूनियन के बारे में सोचते थे। तो उनका नाम आप ध्यान रखें, पीएम मार्टियो रेंजी। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन की। जॉन की इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। इनका कोई रेफरेंडम के तहत नहीं रेजिग्नेशन आया है, इन्होंने अनएक्सपेक्टेड बेसिस पे रिजाइन किया है। उन्होंने रिसेंटली मार्क करी थी अपनी 8वीं एनिवर्सरी एज प्राइम मिनिस्टर एंड 10th ईयर एज अ लीडर ऑफ सेंटर राइट नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी के लीडर रह चुके हैं, 10 साल से लीडर थे और पार्लियामेंट में सन 2002 में उनकी एंट्री हुई थी अज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ नेशनल पार्टी। लेकिन इन्होंने अनएक्सपेक्टेड रीजंस के बेसिस पे रिजाइन किया है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन की। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं बर्नार्ड कैजेन्योव। बर्नार्ड काजेन्योव इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस में आप जानते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंकोय होलांडे। इन्होंने इन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बर्नार्ड कैजेन्योव को प्रधानमंत्री होने की घोषणा करी है। बर्नार्ड काजेन्योव को प्रधानमंत्री होने की घोषणा करी है अंटिल जनरल इलेक्शन नेक्स्ट में। अगले मई के इलेक्शंस तक इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो करेंटली फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर थे। वो मैनुअल वॉल्स को रिप्लेस करेंगे एज कंट्रीज न्यू पीएम। वो होलांडे के सबसे लॉयल लेफ्टिनेंट्स में से रहे हैं और इस पार्टी के 2012 के स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 9th ऑफ दिसंबर। इन दिनों को आप बहुत ध्यान से याद रखें। हमने अभी तक 3 दिन करे हैं। 6 दिसंबर जो कि अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है, 14 अप्रैल वाटर डे जो कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे। थीम फॉर दिस ईयर इज यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन फॉर डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस साल का थीम आप ध्यान रखें, करप्शन के तहत क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या थीम है। यूनाइटेड यूनाइटेड रहेंगे अगेंस्ट करप्शन, 3 चीजों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं करप्शन की वजह से तीनों ही चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, खासकर पीस जिससे लोगों की जान जाती है, सिक्योरिटी जिससे कि क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री मिलती है पैसा खिलाने से, और डेवलपमेंट को भी हैम्पर किया जाता है। तो इस चीज को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम रखा गया। तो 31 अक्टूबर 2003 को यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसको 2003 में अडॉप्ट किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को अब करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए इसे रखा गया है।
जिसके तहत दोबारा इलेक्शन करने पड़े, उसमें भी यही जीते हैं, अलेक्जेंडर वैन डर बेलन। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है। उज्बेकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है सेंट्रल एशिया की। इस कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री है, तो बिजनेस करने की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो है शफकात मिर्जियोयेव, इलेक्शन के तहत, जहां पे उनको 88.61% वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के तहत, आफ्टर डेथ ऑफ प्रेसिडेंट इस्लाम कारेमोव। इस्लाम कारेमोव पहले प्रेसिडेंट थे उज्बेकिस्तान के, इनकी डेथ के बाद दोबारा इलेक्शंस में शफकात मिर्जियोयेव को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट। तो ये नाम ध्यान रखें, कंट्री ध्यान रखें, और उज्बेकिस्तान के बारे में ये याद रखें कि वो इस सेंट्रल एशिया की सबसे ज्यादा रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री आती है, मानी जाती है। एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है अल्वारो सोटो, इनका पूरा नाम है अल्वारो डोमिंगुएज सोटो। ये स्पेन इंटरनेशनल फुटबॉलर है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है कुछ हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग। डोमिंगुएज ने अपना करियर शुरू करा था 2007 में, और ये सेंट्रल डिफेंडर थे और स्पेन के लिए खेलते थे। ये आप ध्यान रखें कि ये स्पेन इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे हैं। इन्होंने जर्मन टॉप फ्लाइट क्लब, जिसका नाम है बोरुशिया मॉन्शन ग्लैडबैक, को ज्वाइन करा था फ्रॉम एल्टिको मद्रिद इन द समर ऑफ 2012 एंड प्रोवाइडेड 3 गोल्स एंड 4 असिस्ट इन 81 कम्पिटिटिव एनकाउंटर्स। फुटबॉल के बारे में आप ध्यान रखें, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी क्लब को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेन के रहने वाले थे और उन्होंने टॉप फ्लाइट का बोरुसिया मॉन्केन ग्लैडबैक को रिप्रेजेंट करा था रियल मद्रिद, एल्टिको मद्रिद से 2012 में, जिनमें उनके स्टैट्स ये रहे थे, उन्होंने 3 गोल मारे थे उन्होंने दूसरे क्लब के अगेंस्ट। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है। ध्यान रखें ये एक फुटबॉलर है, स्पेन को बिलोंग करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना नया हेडक्वार्टर बनाया है ब्रसल्स के अंदर। ब्रसल्स एक यूरोपियन कंट्री है जहां पे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट 321 मिलियन यूरो की लगी है। इस बिल्डिंग को अनवेल किया गया और ब्रसल्स में इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रसल्स सिंबलाइजेस जॉय, खुशी सिंबलाइज करता है। इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है द स्पेस एग। इस बिल्डिंग को डब किया गया है स्पेस एग क्योंकि इसका जो शेप है वो इसी तरीके से बनाया गया है, एक क्यूब के अंदर एक लैंटर्न शेप स्ट्रक्चर में बिल्डिंग। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसको स्पेस एग का नाम दिया गया है। तो जो बिल्डिंग्स यहाँ पे, जितनी मीटिंग्स यहाँ पे इस बिल्डिंग में शुरू होंगी यूरोपियन काउंसिल द्वारा, वो शुरू होंगी जनवरी में, नए साल की शुरुआत से। यूरोपियन यूनियन का नया हेडक्वार्टर, ध्यान रखें, ब्रसल्स में बनाया गया है, जो कि सिंबलाइज करता है जॉय। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं पाक ग्यून हाई, इनको इम्पीच कर दिया गया है, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को। साउथ कोरियन लॉ मेकर्स ने एक वोटिंग के तहत अपने प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है पाक ग्यून हाई, इनको इम्पीच कर दिया गया है। इनको इम्पीच करने की मेजर वजह बताई गई है कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कंट्री का नुकसान करा गया है, तो इनको प्रोसिक्यूट करा जाएगा उसके तहत, जिसके तहत इनको इम्पीच कर दिया गया है। तो इनकी जगह जो नए इंसान वहां की ड्यूटीज टेक ओवर करेंगे, पाक की ड्यूटीज करेंगे, वो साउथ कोरिया के ही पीएम है वांग क्यो एन। इंटरिम बेसिस पे ये प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज भी डिस्चार्ज करेंगे। ध्यान रखें आप, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच कर दिया गया है, शी हैज बीन इम्पीच्ड। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक सेक्शन पे। तो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर क्या चीज आती है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? तापी नेचुरल गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। नेचुरल गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट किस तरीके से है? तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 4 कंट्रीज से होते हुए एक गैस पाइपलाइन इंडिया तक आती है तुर्कमेनिस्तान से। तो ये गैस ट्रांसपोर्ट करेगी इस कंट्री से इस कंट्री तक, जो कि बहुत ही एम्बिशियस पाइपलाइन है, बड़ी महंगी पाइपलाइन है। ये बहुत ज्यादा इश्यूज में फंसी हुई थी पहले, आज तक इनको इश्यूज में फंसाओ, ये बहुत ज्यादा इश्यूज में रही है, सुर्खियों में रही है। तो सऊदी अरेबिया बेस्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड करे हैं या अग्री करा था प्रोवाइड करने के लिए $500 मिलियन लोन टू पार्ट फाइनेंस $15 बिलियन तापी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो सऊदी अरेबियन बैंक ने $500 मिलियन का सपोर्ट, लोन सपोर्ट देने के लिए अग्री करा है तापी पाइपलाइन के लिए। आप इस चीज को ध्यान रखें, तापी पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन 4 कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्पेसिफिकली एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंट्रीज थ्रू विच तापी पाइपलाइन इज लेड, या तापी पाइपलाइन के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होगा, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट इज सिम से पे। सिम से पे, सिम के थ्रू आप पे करें। तो एक येस बैंक ने, ये एक इनिशिएटिव है येस बैंक द्वारा, येस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। येस बैंक ने लॉन्च करा है सिम से पे ईटानगर में एक यूनिक
एक अलग सा ही इनोवेटिव तरीका है जो अलाउ करता है एक अकाउंट होल्डर को कि वो मनी ट्रांसफर कर सके, बिल पे कर सके और बाकी की सर्विसेज भी अवेल कर सके विदाउट द नीड फॉर अ स्मार्टफोन और इंटरनेट। बिना स्मार्टफोन के यूज से, बिना इंटरनेट के द्वारा वो सिम से ही पे कर सके और मनी ट्रांसफर कर सके, बिल पे कर सके। तो इस सर्विस को सिम से पे का नाम दिया गया है। आप इसको ध्यान रखें, ये भी ई ट्रांजैक्शन है और इसको लॉन्च किया गया है यस बैंक द्वारा पहले ईटानगर में। इस बैंक को लॉन्च किया गया था अरुणाचल कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के अंदर के कोऑर्डिनेशन में। ये तीसरा लॉन्च है आफ्टर देहरादून एंड सेकंड वाज खागड़िया एंड बिहार। दिस ऑफरिंग इज बेस्ड ऑन फ्रूगल सिम स्लीव टेक्नोलॉजी। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये तीसरा बैंक बनाया गया है यस बैंक द्वारा। पहला बैंक था देहरादून में, दूसरा था बिहार में, तीसरा बनाया गया है ईटानगर में। ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। तो प्लीज सर्विस का नाम ध्यान रखिएगा, सिम से पे सर्विस यस बैंक। अगला डायमेंशन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज का। देखते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया है। एक कोयम्बटूर बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजाइनर है, विजय नाम है उनका। उन्होंने डेवलप करा है ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि अलग अलग फंक्शंस, इंसानों जैसे फंक्शंस, ह्यूमन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो ये रोबोट गा सकता है, डांस कर सकता है, बात कर सकता है, बैठ सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी भी सवाल को जो कि 19 लैंग्वेजेस में उससे पूछा जा सकते हैं। तो रोबोट है जो कि ह्यूमन की तरह एक्ट करता है। तो इसको डिजाइन किया गया है, आप ध्यान रखें, विजय ने डिजाइन करा है जो कि ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकता है। इस रोबोट के कई फायदे हो सकते हैं। अगर ये रोबोट 19 लैंग्वेजेस को समझ सकता है और ये सारे काम कर सकता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। तो रोबोट विल बी इंस्टॉल्ड इन बैंक्स एंड एयरपोर्ट्स विच कैन गिव ऑल फ्लाइट अराइवल एंड डिपार्चर डिटेल्स। ये सब डिटेल्स देगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में देगा। इसको कई पर्पसेस के लिए, जैसे कि बैंक्स पे, एयरपोर्ट्स पे, स्कूल्स के अंदर एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज करा जा सकता है। नाम है ह्यूमनॉइड रोबोट। ध्यान रखें, इंडियन इन्वेंशन है। रिसोर्स सैट 2A। सैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सैटेलाइट। इस नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये सिर्फ और सिर्फ वॉज द ओनली पैसेंजर ऑन बोर्ड। इस सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करा गया है, एग्जीक्यूट करा गया है इस मिशन को इसरो द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो ये श्रीहरिकोटा का सेंटर आप ध्यान रखें, ये ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के पास, चेन्नई के पास। तो चेन्नई से आप शिप लेके जा सकते हो, आंध्र प्रदेश से के पास, वहां से आप जा सकते हो, उसी के पास श्रीहरिकोटा, उससे थोड़ी दूरी पर पानी में बनाया गया है, बे ऑफ बंगाल में बनाया गया है। नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन जो है हमारे बहुत प्रोमिनेंट इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं, जिनके तहत या जिनके नाम पे बहुत सारे रिसर्चर्स उनको मशहूर हुए हैं। तो इस लॉन्च को, वर्कहॉर्स को लॉन्च किया गया था PSLV C36 फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए सैटेलाइट का नाम रिसोर्स सैट 2A। तो नए सैटेलाइट का काम क्या है कि रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये ग्लोबल यूजर्स को, जो कि इसके पहले दो प्रीडिसेसर्स ने भी प्रोवाइड करा था। तो ये सैटेलाइट पूरी तरीके से काम करेगा और ग्लोबल यूजर्स को हेल्प करेगा। अगले सेगमेंट पे आते हैं। इस सेगमेंट का नाम है मर्जर्स एक्विजिशंस एंड MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मर्जर्स एक्विजिशंस क्या रहे हैं? KPMG और माइक्रोसॉफ्ट। KPMG और माइक्रोसॉफ्ट का मर्जर रहा है एक स्ट्रैटेजिक IoT एडवाइजरी पार्टनरशिप के बेसिस पे। स्ट्रैटेजिक IoT एडवाइजरी, ये नाम ध्यान रखें, IoT एडवाइजरी। इसके तहत क्या होगा कि KPMG और माइक्रोसॉफ्ट आपस में कंबाइन करेंगे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को, इंडस्ट्री की नॉलेज को, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, जिससे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा कंपनी तक पहुंच सके। सो डिजिटल
इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए इंडिया के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स या एग्जिस्टिंग जो ऑयल रिफाइनर्स हैं या पीएसयूज हैं ऑयल के रिगार्डिंग, उन्होंने एक पैक्ट को साइन किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि एचपीसीएल, तीनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए, जो कि वेस्ट कोस्ट यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित होगी। यहाँ पे आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मेजर स्टेक रहेगा 50% स्टेक इन द प्रोजेक्ट, वाइल बीपीसीएल एंड एचपीसीएल का 25-25% स्टेक रहेगा। इन्होंने जो पैक्ट साइन किया है उसके तहत ये तकरीबन 60 मिलियन टन एक साल में रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो आप ध्यान रखें, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो कि लोकेट होगी वेस्ट कोस्ट महाराष्ट्र में। अगला जो मर्जर है वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इंडिया पोस्ट के साथ से एसबीआई के साथ। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो टाई अप हुआ है उसके तहत एक ये ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है महिला ई हार्ट। तो महिला ई हार्ट एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यानी कि महिला बिजनेस वुमन को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हो और वहां पे किसी और अलग अलग लोगों को बेच सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करता है जिससे कि आप उससे जाके पेमेंट ऑप्शन के तहत कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सको। तो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन मिशन है जिसके तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कहीं कहीं लोकेटेड है, जिनको आउटलेट नहीं मिलता अपनी चीजें बेचने के लिए, वो बेच सकते हैं। इसकी जो टैगलाइन है वो है टुवर्ड्स अ न्यू डॉन महिला ई हार्ट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत पेमेंट ऑप्शंस ऑफर करेगा, सिंप्लीफाई करेगा इस चीज को खरीदने बेचने के लिए, टू बायर्स एंड सिंप्लीफाई शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट फ्रॉम महिला ई हार्ट। तो इसे महिला ई हार्ट के नाम से कहा जाता है। अगला करंट अफेयर्स है इंडेन एक्स एंड डीजीसीएक्स। इंडेन एक्स और डीजीसीएक्स ने एक अग्रीमेंट को साइन करा है। डीजीसीएक्स का फुल फॉर्म है दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज डीजीसीएक्स, और इंडेन एक्स का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिससे कि वो ग्लोबल ट्रेडर्स तक पहुंच सके, उनसे टाई अप्स कर सके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के तहत, इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग इन INRUSD कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो ग्लोबल ट्रेडर्स तक पहुंच सके, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उनके साथ टाई अप कर सके। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडियन एक्स इज सेटअप अंडर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इज सेटअप इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज को सेटअप किया गया है BSE द्वारा। इट वाज सेटअप बाय BSE। इंडियन एक्स विल ऑफर डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये डेरिवेटिव एक्सचेंज को ऑफर करेगा रुपी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में प्रोडक्ट्स ऑन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, इन सब के तहत ये सारी इसकी ऑफरिंग्स रहेंगी। तो ये इंडियन एक्स ने दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज के साथ एक अग्रीमेंट साइन करा है जिसके तहत ये प्रोडक्ट्स को बेचने में आसानी होगी। DGCX, ध्यान रखें इंडियन एक्स और DGCX का टाई अप है। इसके बाद आता है सेगमेंट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का। अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। कहकशन बासु को एक प्राइज दिया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। ये प्राइज हर साल एक ऐसे बच्चे को ही दिया जाता है। कहकशन बासु एक 16 साल की लड़की है। इनको बच्चों को ही दिया जाता है जो कि बच्चों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं और उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इसका प्राइज मनी है 1 लाख यूरो का, जो कि इन्वेस्ट करा जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। तो कहकशन बासु का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है ग्रीन होप। इस ग्रीन होप ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये चिल्ड्रन राइट्स के लिए लड़ती है, जिसके तहत इनको ये प्राइज दिया गया है। तो नाम ध्यान रखें, कहकशन बासु, UAE में इनकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है और प्राइज का नाम है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। अगला है गोल्फर मुकेश कुमार। गोल्फर मुकेश कुमार एक सबसे पुराने गोल्फर है जिनको एशियन टूर टाइटल से नवाजा गया है। तो एशियन टूर टाइटल इनको दिल्ली गोल्फ क्लब में दिया गया जब इन्होंने पैनासोनिक ओपन इंडिया की चैंपियनशिप को जीता है। तो आप ध्यान रखें, गोल्फर मुकेश कुमार, एशियन टूर टाइटल। एशियन ऑफ द ईयर 2016, एशियन ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड दिया गया है सचिन बंसल और बिनी बंसल। ये दोनों को फाउंडर्स हैं फ्लिपकार्ट नामक कंपनी के। फ्लिपकार्ट का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसके तहत इन दोनों को एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड किस किस को रिकॉग्नाइज करता है? एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे इंटरफेस विद बिजनेस, हु हैव लॉन्च्ड कंपनीज दैट हैव डिसरप्टेड ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स। तो ये जो अवार्ड है ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कंपनीज के तहत पुराने बिजनेसेस को या ऐसे बिजनेसेस को एकदम डिसरप्ट करके अपने बिजनेस को चढ़ाया है।
तो सचिन बंसल, मिनी बंसल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर्स हैं जिनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। विजया बैंक को एसएमई अवार्ड दिया गया है। तो विजया बैंक को एसएमई अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एसएमई लेंडिंग कैटेगरी में सबसे आगे आता है। एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एसएमई कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोन्स देता है। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन देने वाले कम बैंक्स होते हैं। वहीं पे विजया बैंक ने ये करके दिखाया कि उन्होंने एसएमई लेंडिंग में सबसे ज्यादा अच्छे से लेंड किया है। तो इस अवार्ड को इस वजह से दिया गया है एसएमई लेंडिंग कैटेगरी में। विजया बैंक के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर। अगला जो बैंक है वो है कॉरपोरेशन बैंक। इसको भी एमएसएमई अवार्ड दिया गया है। तो पिछला विजया बैंक को एसएमई अवार्ड दिया गया था। एसएमई का अवार्ड का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके तहत कॉरपोरेशन बैंक की लेंडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कॉरपोरेशन बैंक को हेडक्वार्टर किया गया है बैंगलोर में, बैंगलोर इंडिया में। तो यहाँ पे बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड ऑनर बैंक्स एंड प्रोवाइड रोल मॉडल्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एमएसएमई लेंडिंग। एमएसएमई लेंडिंग में जो भी सबसे अच्छा है उसको अवार्ड दिया जाता है। कॉरपोरेशन बैंक एमएसएमई अवार्ड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2016 के लिए। इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया फॉर स्टनिंग अपसेट विक्ट्री इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ध्यान रखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी was amongst the 11 candidates shortlisted by Time for its annual honor। इस न्यूज के तहत आप ये भी ध्यान रखें कि मोदी जी जो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनको भी इस कैंडिडेट की लिस्ट में रखा गया था टाइम मैगजीन द्वारा। यानी कि ये भी इस कैंडिडेट की लिस्ट में थे जहां पे चूज करे जा रहे थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। उसमें से चूज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये इनका एक एनुअल ऑनर है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। माइकल जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल के बहुत फेमस प्लेयर हैं, ये फोर्ब्स की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट बनाए गए हैं। तो हाईएस्ट पेड एथलीट मतलब इनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। माइकल सिंस हिज डेब्यू इन द नॉर्थ अमेरिकन प्रोफेशनल लीग इन 84 एंड अंटिल द एंड ऑफ हिज करियर, माइकल जॉर्डन वन 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। माइकल जॉर्डन के पास 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की वेल्थ है। माइकल जॉर्डन के बाद आते हैं टाइगर वुड्स जो कि एक गोल्फर है। तो ये हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में फीचर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट किया गया है। प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडिया की फुटबॉल की रेगुलेटिंग बॉडी है, एआईएफएफ। इनके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। इनको अपॉइंट किया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के भी सीनियर वीपी को एज अपॉइंट करे गए हैं। पटेल्स के रेन में इंडिया वन द राइट्स टू होस्ट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017। इस न्यूज को आप ध्यान रखिए, 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने वाला है बच्चों का, अंडर 17 वर्ल्ड कप। डीजीसीए के चीफ को अपॉइंट किया गया है श्री बी एस भुल्लर जी। सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके बी एस भुल्लर जी को अपॉइंट किया गया है डीजीसीए के चीफ ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो सन 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहे थे। इनको डीजीसीए का चीफ अपॉइंट किया गया है। जस्टिस जेएस खेहड़ को सीजेआई बनाया गया है। यह न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जगदीश सिंह खेहर विल बी द नेक्स्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जगदीश सिंह खेहड़ को रेकमेंड किया गया है, रिकमेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने रेकमेंड करा है कि जगदीश सिंह खेहर को चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो जगदीश सिंह के खेहर या जेएस खेहर रहेंगे 44वें सीजेआई, 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये ऑफिस रिज्यूम करेंगे जनवरी 4 को। इनको अपॉइंट करा, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं सन 2011 में। उन्होंने ऑफिस होल्ड करा था चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका के तहत और उत्तराखंड हाई कोर्ट के तहत। नाम ध्यान रखें, जस्टिस सिंह खेहर, और ये 44वें सीजेआई रह चुके हैं इंडिया के। आखिरी सेक्शन है ऑबिचुरीज का। जिन जिन लोगों का देहांत हुआ है उनके अपने फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, ऑबिचुरीज। तमिलनाडु की सीएम जयललिता जी का देहांत हुआ कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं जयललिता जी। उसके बाद एआईएडीएमके पॉलिटिकल पार्टी की सुप्रीमो, और उसके बाद तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर। इन्होंने पॉलिटिक्स सेंटर करा सन 1980 में अंडर द गाइडेंस ऑफ एमजी रामचंद्रन। तो 5 बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी जयललिता जी ने पायनियर करा था सोशल सेक्टर स्कीम्स
क्रैडल टू बेबी स्कीम। स्कीम का नाम ध्यान रखें, क्रैडल टू बेबी स्कीम को जयललिता जी ने ही फ्लैग ऑफ करा था। इनका देहांत हुआ है। और इन्हीं के तहत आप एक और नाम ध्यान रखें, ओ पनीर सेल्वम को नया सीएम स्वेर इन किया गया है यूनानिमस बेसिस पे। श्रीनिवास अय्यर रामास्वामी, जो कि एक जर्नलिस्ट रह चुके और पॉलिटिकल सटायरिस्ट, फाउंडर एडिटर ऑफ तुगलक मैगजीन के फाउंडर और एडिटर, इनका देहांत हुआ। ये जयललिता के एडवाइजर थे और क्रिटिसाइज करने से पहले सोचते नहीं थे। ये बिल्कुल अपने दिल की बात सामने रखते थे। इनका देहांत हो गया। इनका नाम था श्रीनिवास अय्यर रामास्वामी। एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन, इनका देहांत हुआ। ये पहले अमेरिकन थे जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करके आए थे। ग्लेन को जाना जाता है सर्कलिंग दी अर्थ, जिन्होंने अर्थ के अराउंड चक्कर लगाया था सन 1962 में फ्रेंडशिप 7 स्पेस कैप्सूल के तहत। तो पूरे अर्थ के अराउंड कैप्सूल के अंदर बैठ के भ्रमण करा है अर्थ का। इनका नाम है जॉन ग्लेन। इनका देहांत हुआ है। ये एस्ट्रोनॉट थे। तो यही हम आते हैं अपने वीडियो के एंड में। सारे डायमेंशंस हमने 5 दिन के कवर करे, 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं आप और किन किन चीजों पे वीडियोस चाहते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अंडर दिस वीडियो चैनल। आप हमें फेसबुक के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/all India GK ऑफिशियल जो हैंडल है। allindiagk.com हमारी वेबसाइट पे आपको इन्हीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो या यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स हो, उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आपने जो भी करंट अफेयर्स अटेंड करे हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी तैयारी है आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। आपको कितना समझ में आया, कितना याद रहा, इन एमसीक्यूज की परफॉर्मेंस से आपको पता लगेगा। बहुत मेहनत करके एमसीक्यूज बनाए गए हैं। प्लीज हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आप और किन किन चीजों पे वीडियो देखना चाहते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया जीके पे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and like our Facebook page for more of such awesome videos. Thank you so much for watching this video. Bye.